हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में अपना चैप्टर 14 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप लोग ने इसके पहले का पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। Sources of energy can be of two types, those which are limited and will be exhausted after using the certain number of years, and second type which have a nearly endless supply. अब जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब कि सोर्स इन द सेंस कि जो ज़रिया होता है एनर्जी का वो दो तरीके का है। जैसे अब दो तरीके में, दो चीज़ में क्या डिवाइडेड है, एक ऐसी एनर्जी जो कि कुछ लिमिटेड सप्लाई है उसका, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है और हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि बिजली की शॉर्टेज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह जहाँ पे यूज़ नहीं है वहाँ पे सब बंद करके रखो। जहाँ आप खाली बैठे हो, एक फैमिली बैठी है, तो दूसरे रूम में फालतू का सब लाइट फ़ैन चलने की ज़रूरत नहीं है ना। जब नीड है तभी लाइट जलाया जाए। जितना पानी है, पानी का भी सेम है, जितना आप कम खर्च करो उतना अच्छा है, फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, लिमिटेड है। अगर हम बुरी तरह इनका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। और उसका दूसरा ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कि दूसरा पार्ट ये है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो कि ख़त्म नहीं होती। ठीक है, जैसे सन है, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, तो सन तो रोज़ है, मतलब कभी कभी होता है हाँ चलो सीज़न चेंज है, नहीं मिल पा रही है धूप, लेकिन कुछ ये इस तरह की एनर्जी है जिनका कोई एंड नहीं है। ओके, अब वो क्या क्या है उसको बाय द वे हम इन डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। रिन्यूएबल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी रिप्लेस्ड एंडलेसली। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो चीज़ें रिप्लेस करी जा सकें एंडलेसली। ठीक है, देयर इज़ एन एंडलेस सप्लाई, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जितना भी यूज़ कर लो ख़त्म नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल मीन्स समथिंग विच कैन बी रिप्लेस्ड अप टू अ लिमिटेड पीरियड आफ्टर विच इट्स सप्लाई रन्स आउट। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी तरह की, इस तरह की एनर्जी और इस तरह की चीज़ जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से या बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ये दोनों को एकदम क्लियर रखना अपने माइंड में, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। रिन्यूएबल का मतलब है एंडलेस सप्लाई वाली चीज़ जिसका कोई अंत ना हो, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है एक कुछ ऐसी एनर्जीज़ जिनका एक टाइम लिमिटेशन है, ज़्यादा यूज़ करने से या लंबे समय तक यूज़ करने से वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, तो उसको हमें सोच समझ के यूज़ करना होगा। ठीक है, On the basis of the above explanation, can you separate the sources of energy in renewable and non-renewable? We can say अब यहाँ पे दोनों energies को renewable and non-renewable में जो है डिवाइड करके दिखाया गया है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया है ना। तो अब जैसे renewable वो चीज़ जो ख़त्म नहीं होती है वो क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था सन। ठीक है, सन है, सूरज रहेगा ही रहेगा, हवा चलती रहेगी, वाटर है ही, है ना। और फोर्थ है जियोथर्मल। और नॉन रिन्यूएबल में क्या हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो ज़मीन से खोद के निकालते हैं, मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था। फॉसिल फ्यूल्स जो कि कोई भी चीज़, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स सड़ जाने के बाद, ज़मीन के अंदर धंस जाने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसे लगते हैं सड़ने में और कोई चीज़ में तब्दील होने में, चाहे वो कोल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, है ना। कोई भी चीज़ में तब्दील होने में इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ लिमिटेड है। ठीक है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वुड हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये सब चीज़ें हमारे पास लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है और लोग इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन तो हमें इसीलिए बहुत संभाल के इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ओके, अब रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, यू नो दैट देयर विल बी एन एंडलेस सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी। वी विल हैव द एनर्जी ऑफ मूविंग विंड एंड वाटर सो लॉन्ग एज द सन इज़ देयर। ठीक है, तो हम वाटर, विंड, सन इन सब का इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई मतलब एक तरह से एंडलेस सप्लाई है। ये हवा हर वक्त रहती है, सूरज भी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सीज़न चेंज है तो बात अलग है ना। और वाटर है, वाटर नदियाँ हर तरफ हैं। रॉक्स डीप्स inside the earth have trapped the sun's energy, but if we use the geothermal energy at the faster rate then it is being trapped. It may also prove to be a non-renewable sources of energy, but there is no immediate danger of this happening as estimates predict that energy will last for a long
लॉन्ग टाइम टू कम। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रॉक के ऊपर धूप पड़ रही है तो उसका जो धूप का पावर है, जो हीट है, वो अर्थ के अंदर तक जा रहा है, एनर्जी उसे मिल रही है। तो एक तरह से वो हो गई, हम उसे एज अ जियोथर्मल एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भी कई बार नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर वही सेम चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे और पब्लिक इतनी ज़्यादा है, उतने ही स्पीड से ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ जाएगी, है ना, कमी पड़ जाएगी उस चीज़ की। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? फ्यूल्स लाइक कोल्स, ऑयल, नेचुरल गैस हैव टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में यही चीज़ें हैं कि हाँ, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये काफ़ी लिमिटेड हैं। But the rate at which coal is being mined and oil drilled for meeting our energy requirements, it much faster than the rate at which they are being formed. Hence existing supplies are fast running out. तो सिंपल सी बात क्या है, ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल गैस हो गई, कोल, ऑयल, इन सबको निकालने में, ढूंढने में जितना टाइम लगता है उतना ही जो है मार्केट में लाना या हम तक पहुंचाने में ये काफ़ी फ़ास्ट प्रोसीजर है। ईज़िली ये सब चीज़ें हमारे तक पहुंच जाती हैं और काफ़ी जल्दी स्पीड से पहुंचती हैं। लेकिन जितनी तेज़ सप्लाई है उससे ज़्यादा तेज़ वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मतलब सप्लाई हम तक पहुंच तो रहा है लेकिन हम इतने स्पीड से उन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। Electricity is produced by burning fuels like coal or oil, by using the energy of flowing water, of a steam, or by using a nuclear fuels. तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, you may argue that since fuels are limited in supply, we can always switch to producing electricity by using flowing water. तो अब हम इस चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हमारे पास फ्यूल लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ये, तो हम क्यों नहीं वाटर का सप्लाई, जो वाटर फ्लोइंग प्रोसीजर है, उसे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो in that case electricity would then be a renewable sources of energy, but this is not actually so because hydroelectric projects have already been set up at the most of the possible sites on major rivers in the country. These power projects are already producing electricity to their maximum capacity, and there are no prospects of increasing the supply of electricity to meet increased demand. Hence electricity too become a non-renewable resource. तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ वो कह रहे हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द साइट्स पर जो है इसे सेटअप कर दिया गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मतलब जो भी मेजर रिवर कंट्रीज़ हैं, मतलब वहाँ पे सब रिवर वाला फॉर्मेट और वाटर फॉर्मेट जो है, उससे अच्छी चीज़ है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है और हुआ भी है, तो वो उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो पा रही है। ठीक है, These power projects are already producing electricity to the maximum capacity. तो अच्छे और मैक्सिमम कैपेसिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पा रही है थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देर आर नो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू मीट इंक्रीज डिमांड। मतलब जितनी भी इंक्रीज डिमांड लोगों की है उस हिसाब से वो सब चीज़ें अवेलेबल हो पा रही है। लेकिन कई बार ये भी है कि हाँ, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों की डिमांड और लोगों का जो, जैसे अब ऑफिस एरियाज़ हैं या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हद से ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उस केस में वो डिमांड कई बार पूरी नहीं हो पाती है। तो ये बेसिकली यही चीज़ बोली गई कि हैंस इलेक्ट्रिसिटी टू बिकम अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो और हर जगह इस सब तरह का सेटअप भी कर दिया गया हो, या थ्रू वाटर फ्लोइंग के थ्रू भी अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, स्टिल हमारे पास उसकी शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि एज़ यूजुअल हम लोग ज़्यादा हैं, रहने वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और प्लस अगर इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, इस तरह की जगहों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ना। 24/7 हर फ्लोर पे 4 AC 5 AC लगा है, तो वो चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पावर खींचती है ये सब चीज़ें। तो वो सब तरह की चीज़ों की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, so that is also a part of non-renewable source of energy. Today nuclear fuels are also being used to produce electricity, but we have to remember that supply of all nuclear fuels are limited, and if they are used unwisely they will soon run out. तो हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है हमारे पास शॉर्ट सप्लाई में होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में यूज़ हो रहे हैं, बट हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूल्स जो हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड हैं और वो भी ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें
मतलब बेदर्दी से और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे उसका तो ओके। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन। वाई एनर्जी कंजर्वेशन इन्वॉल्व यूज़ ऑफ लेसर एनर्जी फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि मतलब लेसर एनर्जी के साथ जो है सेम एक्टिविटी लेस एनर्जी के साथ कर सकते हैं हम। जैसे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ यू वांट टू मेक दाल फॉर लंच। आपको अपने लंच के लिए दाल बनानी है। There are two ways of doing this. You could cook the dal in the ordinary pan with a lid on it, or you can use a pressure cooker. Needless to say, the resultant dal would be the same in the both case. मतलब बेसिकली हम अगर दोनों तरीके से बनाते हैं, चाहे वो पैन में बनाए या कुकर में, प्रेशर कुकर में बनाए, दाल तो बननी है, ठीक है, दाल बनी जाएगी। वुड बी द सेम इन बोथ केस, हाँ ना। मतलब बेसिकली टारगेट क्या है हमारा, दाल बनना। अब हम प्रोसीजर चाहे कोई सा भी अप्लाई करें, अब कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना ज़्यादा सही है वो बताया जाएगा। बाय यूजिंग अ प्रेशर कुकर you would save both time and energy for used for cooking. अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो दाल है वो जल्दी बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। सपोजिंग वी गो अ स्टेप फर्दर एंड से दैट यू विश टू कुक नॉट ओनली दाल बट ऑल्सो राइस एंड पोटैटोज़। अब दूसरा वो लेते हैं कि हाँ भाई, अगर आप जस्ट इमेजिन कि अगर आपको खाली दाल नहीं बनानी है, दाल के साथ आपको राइस एंड पोटैटोज़ भी बनाने हैं। अगेन वन वे वुड बी टू बी कुक्ड द थ्री सेपरेटली रिजल्टिंग इन द यूज़ ऑफ स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं एटलीस्ट 3 times, ठीक है। एंड अनदर वे कुड बी टू यूज़ सेपरेटर ऑफ अ प्रेशर कुकर एंड कुक ऑल 3 टुगेदर, और तीनों को ही या तो हम साथ में कुक कर दें। What is the benefit of using a pressure cooker or of cooking things together? You are conserving energy, you are using the less energy to achieve the same result. तो बेसिकली प्रेशर कुकर को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि आप पैन में बनाओ या जिस चीज़ में भी बनाओ उसको गलने में, पकने में टाइम लगेगा। लेकिन प्रेशर कुकर ऐसी चीज़ है जो कि आपका टाइम भी बचाएगा, आपका फ्यूल भी बचाएगा, ठीक है, गैस भी बचेगी आपकी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है ये चीज़। The question that now arises is why do we need to conserve energy? अब सवाल ये उठता है कि क्यों हमें ज़रूरत है एनर्जी को कंजर्व करने की, बचाने की। After all, all forms of energy are easily available to us at the moment. We must conserve energy because of the number of reasons. There are explained below. अब ये एक बात ठीक है कि हमारे पास सारी तरह की एनर्जीज़, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है घरों में। हम फ्लैट में रहते हैं या अपने घर पे भी पूरा रहते हैं, मतलब जैसे बंगला टाइप का है, तो वहाँ पे भी अगर रह रहे हैं तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास IGL का सिस्टम है, नहीं तो सिलेंडर का सिस्टम है, नहीं उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर में, मैक्सिमम घरों में, है ना। लेकिन स्टिल हमें उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। भले ही हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हर चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। वो रीज़न्स क्या क्या हैं एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे पहला है डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों की, इंडिया की आबादी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से लोगों की डिमांड भी ज़्यादा हो गई है। इतने सारे लोग हैं तो सबकी नीड्स भी पूरी होना ज़रूरी है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैफिक ऑन रोड एंड ऑटोमेशन इन होम, ऑफिस एंड फार्म्स। हर जगह, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रैफिक हो सड़क पे, और ऑटोमेशन इन होम, ऑफिस, फार्म्स, जहाँ आप चले जाइए हर जगह एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो एनर्जी की डिमांड जो है बढ़ती चली जा रही है, वो चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो। You yourself must have observed that the ever increasing population is creating an increasing demand for energy. Increasing number of people needs more houses to live in, and this leads to increased felling the trees to provide timber and furnishing. सीधी सी बात है, आपने खुद भी, हम सब ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है। हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम सब की डिमांड्स भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। वो जेन्युइन है, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब लोग बढ़ रहे हैं तो उनके जो है रहने की जगह भी बढ़ रही है ना। हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो जंगल हैं उन सबको साफ़ करके वहाँ पे पूरा सोसाइटी एरियाज़ बनाया जा रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करी जा रही हैं। क्यों? डेफिनेटली भाई लोगों की रहने की जगह तो बनानी पड़ेगी, अब लोग इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो। उस केस में डिसएडवांटेज क्या है, हमारे सारे जो पेड़ पौधे, ग्रीनरी, जंगल, इन सबको ख़त्म किया जा रहा है, जो बाय चांस देखा जाए तो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है वो, ठीक है।
At the same time, more coal, kerosene, gas are needed to cook the food for more people. अब जितने लोग हैं, दिन भर में 3 या 4 बार घर में खाना बनता है ना, नाश्ता हो गया, उसे भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 4 मील्स अ डे हम 4 बार ही गैस ऑन ऑफ करते हैं पूरे दिन में। तो भाई इतना, अब घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो उतनी बार गैस यूज़ हो रही है, उतनी ही लाइट यूज़ हो रही है, हर एक चीज़ उसी हिसाब से ज़्यादा यूज़ हो रही है। मोर पीपल टुडे नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट देयर होम्स। ज़्यादातर घरों में अब भाई घर में रह रहे हैं, लाइट की ज़रूरत है ना भाई, जलानी है लाइट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है। टू रन द कूलर एंड गीज़र, टू रन वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, विच रिजल्ट इन इंक्रीज यूज़ ऑफ पावर लीडिंग टू पावर कट्स। अब होता ये है कि जब ज़्यादा बर्डन, जैसे गर्मियों में अब हर घर में दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे, अब गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि हर कोई हर वक्त एसी चला के बैठना चाहता है। ऑफिस साइड चले जाओ तो हर वक्त एसी चल रही है, घर आ रहे हैं तो अब एसी चल रही है, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें और चल रही हैं, किसी का लैपटॉप, फ़ोन, तो फिर उसके अलावा मिक्सी हो गई, किचन का काम, लाइटिंग्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा। एक तरह से पर्टिकुलर घर की बात कर रही हूँ मैं, हर एक घर में इतना ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए हो रहा है ना। तो व्हाट स्टेप डू यू थिंक you should be taken to reduce or close this gap between demand and supply of energy? तो क्या आप सोचते हैं कि क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि ये जो डिमांड है और जो सप्लाई है, इसके बीच का जो गैप है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वी हैव 2 ऑप्शंस बिफोर अस, जैसे इंक्रीज़ द सप्लाई और रिड्यूस द डिमांड। सप्लाई इंक्रीज़ करवाई जाए पहली बात, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, जो भी रीज़न है, लेकिन उस लेवल पे होनी चाहिए कि हमें रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम भी ना हो। प्लस अब उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस तरीके से, कायदे से उस चीज़ को इस्तेमाल करें, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, जितनी भी चीज़ें हमें अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो हमें भले ही उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आ रही हैं, राइट। तो उसको बहुत, एक तो हम अपनी डिमांड पे थोड़ा कंट्रोल करें। जहाँ हमें कमरे में दिख रहा है कि 1 लाइट से काम चल रहा है, वहाँ हमें 5 लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी 1 या 2 लाइट ही इनफ हो रही है हमें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। Since supply of energy is limited, we are left with the second option to reduce demand of energy. How can we do this? अब सीधी सी बात है, सप्लाई ऑफ एनर्जी, इंक्रीज़ इन सप्लाई का मतलब ये हुआ पहले वाले ऑप्शन का कि इतनी सप्लाई तो हो रही है लेकिन इस लेवल पे इतनी नहीं है कि हाँ हम उन पे फोर्स कर सकें कि भाई दो, कुछ भी हो, कहीं से भी हमें लाइट ला के दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओ, कुछ भी करके पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड ऑप्शन हमें अडाप्ट करने की ज़रूरत है कि हमें आराम से यूज़ करना है हर एक चीज़ को। अब हाउ वी कैन डू दिस? बाय कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ एनर्जी अवेलेबल। कंजर्वेशन, बचाना, ठीक है, और सही तरीके से एनर्जी को इस्तेमाल करना। एनर्जी सेव्ड इन एनर्जी जनरेटेड। You must all be familiar with a bank. Whatever money you manage to save, you put in a bank and after some time you can see your saving grow. सीधी सी बात है, हमें बैंक के बारे में पता है, ठीक है, हमारा हर किसी का बैंक अकाउंट है, हम वहाँ अपने सेविंग्स रखते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हमारा पैसा ग्रो करता है। इफ़ यू आर केयरफुल टू टेक आउट लेस मनी देन यू पुट इन, इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट यूजिंग द मनी फास्टर देन you put in it, you will soon run out of money and will have to face a shortage. सीधी सी बात है, बैंक में आपके 50,000 रुपये हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बाद कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि आपको जो है वो हो गया कि हाँ भाई मेरे पास 50,000 है, बहुत है, और मैं रोज़ निकाल रही हूँ, बार बार बैंक से निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आपका पैसा 20,000 में तब्दील हो जाएगा। 50,000 से कब आपके पास 20,000 बचेंगे और उस पर जो है थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो वो एक तरह से शॉर्टेज हो जाएगी आपके पैसों की। अगर आप उस पर ध्यान से फोकस नहीं करेंगे कि हाँ भाई 50,000 है, हम इतना डाल नहीं रहे हैं जितना अकाउंट से निकाल ले रहे हैं, तो उसका एक तरह से केयरलेसनेस वाली चीज़ में इंक्लूड हो जाएगी वो चीज़। नाउ इमेजिन दैट देयर इज़ एन एनर्जी बैंक। अब इमेजिन करो एक एनर्जी बैंक है। Whatever energy you save in your daily activities gets accumulated in this energy bank so that you can you can use it in the future. सीधी सी बात है, एक एनर्जी बैंक है जहाँ पे अपनी रोज़ की आप एक्टिविटीज़ और एनर्जी जो है बैंक में सेव कर रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें। As your energy savings
ये ग्रो, जैसे जैसे आपकी एनर्जी सेविंग्स ग्रो करेंगी, आपने ऑब्वियसली एक एनर्जी बैंक में अपनी एनर्जीज़ रखी हैं रोज़ की सेविंग्स, ठीक है। अब वो सेव होती गई और जैसे जैसे एनर्जी सेव हो रही है वो ग्रो हो रही है, उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। देयर विल बी लेस प्रेशर टू प्रोड्यूस मोर energy. Similarly, the energy that you save could be used elsewhere. For example, if you decide to have a daytime wedding in the family with no decorative light, the electricity you save could perhaps prevent a couple of पावर कट्स इन द सिटी। सीधी सी बात है, अगर आपके घर में शादी ब्याह का माहौल है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके अंडरस्टैंड करके दिन की शादी अगर आप रखते हैं, क्योंकि रात को रखेंगे तो आपको चकाचौंध चाहिए, हर तरफ लाइटिंग चाहिए होगी। दिन की शादी रख लें, ठीक है, 3 बजे 2 बजे के आसपास की, तो आपको लाइटिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी, है ना। बहुत इक्का दुक्का लाइट जला लेंगे, वरना उसके अलावा नेचुरल लाइट से हमारे काम हो जाएगा। तो क्या होगा, जो लाइट आपने बचाई उससे बाकी अदर सिटीज़ में या बाकी जो थोड़ा सा लो कैटेगरी के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो उनकी लाइट काट ली जाती है 4-4 दिन के लिए, वो नहीं काटनी पड़ेगी, है ना। और कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि लाइट कट जाने का मतलब है कि एकदम से आप कट ऑफ हो जाते हो पूरी दुनिया से। अब जिस तरह का ज़माना है, विदाउट लाइट जीना बहुत टफ़ होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप उन लोग की हेल्प कर पाओगे अगर आप अपना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओ तो ये सब चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। Every person's motto today should be save on something, SOS, ठीक है। तो हर एक इंसान का ये पर्पस अपनी लाइफ में होना चाहिए कि कोई ना कोई चीज़ में सेविंग ज़रूर करो, ठीक है, भले ही वो एनर्जी हो, कुछ भी हो। अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, फ्यूल्स आर लिमिटेड। ये जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी, आगे कंटिन्यू करवाऊँगी। यहाँ तक आप लोग एक बार अपने बुक में अच्छे तरीके से या PDF से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने से क्या होगा, सारी चीज़ दिमाग में आप लोग को बैठ जाएंगी। बाकी एक्सप्लेन मैंने आप लोग को कर दिया है ना। स्टिल कहीं पे डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।